चलिए प्यारे साथियों, आज हम एक चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। समझिए कि ऑनलाइन की जर्नी चालू करने जा रहे हैं, वो भी मैथ से। आज हम लोग मैथ का बेसिक से पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो शून्य लेवल से है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बहुत से विद्यार्थी जो मैथ से सहम सी जाते हैं, डर सी जाते हैं। उनको मैथ ठीक से समझ नहीं आता है। मैथ उनके एग्जाम के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे समझा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। हम सब कुछ समझ सकते हैं, उसको लिए मेहनत करना होता है, समय देना होता है, लगन से परिश्रम करना होता है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम संभव मानते हैं कि आप भी उस चीज को समझ पाएंगे। चलिए, मैं राजेंद्र सर, मेरा नाम राजेंद्र सर कुमार हुआ। मैं बिदौल आदम ग्राम से बिलोंग करता हूँ। ये बिदौल आदम ग्राम जो कुसमारी से 7 किलोमीटर पश्चिम और बसनपट्टी से 3 किलोमीटर पूर्व, ये मेरा गांव है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। गांव का नाम बिदौल आदम हुआ। मैं पेशा से एक प्राइवेट टीचर हूँ। यूं कहे तो कोचिंग संस्था चलाता हूँ। और चलिए, मैं ज्यादा समय ना लेकर मुद्दा पे चलता हूँ कि आज जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उनका नाम, उस विषय का नाम मैथ है। लिखेंगे हम MATHS। इस मैथ को मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये मैथ क्या है? इसे एक हैं उस तरह से मैथ भी वही एक आत्मा है। इसको देख के बहुत सारे विद्यार्थी सहम सी जाते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। चलिए, आज बेसिक से, जीरो लेवल से बहुत अच्छा से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एम का मतलब होता है मेरी, ए का मतलब होता है आत्मा, टी का मतलब होता है तुम्हें हमेशा, और एस का मतलब होता है सताएगी। मैथ कहता है क्या? कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। पर किसे? जो मैथ के नाम सुनकर भगने लगता है, समझने को नहीं चाहता है, उसे सताता है भाई मेरे प्यारे साथियों, सभी को नहीं। जो समझते हैं उनको कभी ये आत्मा मैथ का नहीं सता सकता। यूं कहे तो एक दिन ऐसा हम भी थे कि मैथों से डरते थे। मैथ हमें भी बहुत टफ लगता था। हम भी मैथ का एक कमजोर विद्यार्थी हुआ करते थे एक समय पे। पर आज मैं कह सकता हूं कि मैथ का अच्छा खासा नॉलेज है। और मैथ मैं पढ़ाता भी हूं। तो क्योंकि उस मैथ को पढ़ने के लिए मैं जितोड़ लगन किया हूं, बहुत प्रयास किया हूं, खूब मेहनत किया हूं, और तब जाकर वो मुझे मुकाम हासिल हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, मैं आज जो चैप्टर मैथ का शुरू करने वाला हूं उसका नाम है नंबर सिस्टम। NUMBERSYSTEM, इसे कहते हैं नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या
संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। चलिए आज मैं इस टॉपिक को समझूंगा, बहुत बेसिक से समझूंगा, बहुत जीरो लेवल से समझूंगा। चलिए होता क्या है, हम सभी लोग, एक टीचर जब अपने क्लास में आते हैं और वो एक बच्चे से बोलते हैं कि बाबू तुम ये बताओ कि तुम्हारे क्लास में कितने विद्यार्थी क्लास के अंदर आकर वो काउंटिंग कहां से शुरू करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी काउंटिंग शुरू कहां से होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अनंत। तो उसे मैं इस तरह से लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 और अनंत। भाई मेरे इस तरह से मैं इसे काउंटिंग करता हूं, इस तरह से मैं इसे काउंटिंग करता हूं। और जब काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश अनंत तक जाता है। तो ऐसी संख्या को हम कहता हूं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कहा जाए सीधी रूप में कि 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो वैसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी तरह से अब सवाल होता है कि मानिए अपने गांव समाज में भोज होते हैं, भोज होते हैं शादी विवाह की। उस शादी विवाह की जो भोज होता है उसमें लेडीज लोग बाद में आते हैं, पहले जेंट्स लोग आकर खाते हैं, लेडीज लोग बाद में घर पे आके खाते हैं। जिनका भोज होता है वो बोलते हैं अपने घर के सदस्य को कि इसमें कोई छूट तो नहीं गया, सब आकर खा लिया ना। तो फिर उसे पता चलता है नहीं, लेडीज लोग अभी नहीं आए हैं, वो तो घर पे बाद में आकर खाते हैं। उसी तरह से इस संख्या के अंदर पता चला कि कुछ छूट तो नहीं रहा है जी, पता चला छूट रहा है। जैसे उसमें लेडी छूटा था भोज में, उस तरह इसमें शून्य छूट रहा था। कौन छूटा जी? शून्य। तो शून्य छूटा, तो शून्य के बाद फिर हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 अनंत। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो छूटा था शून्य, वो जब लगा और शून्य के बाद फिर से 1 2 3 4 यही संख्या दोहराई गई और उसमें शुरू में शून्य लगा दिया गया, तो इस संख्या को क्या कहा जाएगा? इसका भी तो कुछ नाम होगा। तो जी, इसे रखा गया पूर्ण संख्या। इसे रखा गया पूर्ण संख्या, क्योंकि ये पूरा परिवार हो गए जी, ये पूरा परिवार हो गए, पूर्ण परिवार हो गए, सभी एक परिवार हो गए। तो वही शून्य बोला, मैं जिस परिवार में रहूंगा उस परिवार का नाम होगा पूर्ण संख्या। इसलिए यह 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे होता है बाबू मेरे प्यारे साथियों, आगे क्या कोई और संख्या है? तो जी और संख्या है, जिसे सम संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सम संख्या कौन होता है जी?
तो सम संख्या कौन होता है? वह कैसा संख्या है? यह कैसा संख्या है? तो यह वह संख्या है जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी कहा जाए कि पूरा पूरा कट जाता है, वो सम संख्या कहलाता है। इसका शेषफल 0 बचता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो वो कौन कौन संख्या होगा? तो जी वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 डैश डैश अनंत। ये सम संख्या भी अनंत होते हैं। इसके बाद भी और संख्या है। क्या जी है? और संख्या, उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। ये कैसी संख्या होती है? विषम संख्या कैसा संख्या होता है? इसमें कौन सा नंबर आएंगे? तो बोला जाता है कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है, वो विषम संख्या कहलाता है। पूरा पूरा नहीं कटने का मतलब होता है भाग देने पर जिसमें शेषफल बच जाते हैं, वो विषम संख्या होता है। तो वो कौन कौन संख्या आएंगे? वो है बाबू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 डैश डैश अनंत। ये भी अनंत है, ये भी अनंत है, यानी प्राकृत संख्या भी अनंत है, पूर्ण संख्या भी अनंत है, सम संख्या भी अनंत है और विषम संख्या भी अनंत है। इस सब का कोई अंत नहीं। आगे भी कोई संख्या है क्या? जी बोला गया आगे भी संख्या है, अभाज्य संख्या। ये कैसी संख्या है जी? ये संख्या की कौन सी विडंबना है? यह बढ़ता जा रहा है और इसमें यह अभाज्य संख्या कौन संख्या होगा? तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसे भाग देने पर सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटता है। वह 1 से या तो स्वयं से, 1 से या तो स्वयं से, या यूं कहो तो वैसी संख्या जिसकी 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वह कौन सी संख्या होंगी? वह कौन कौन सी संख्या होंगे? तो चले वो होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 29, 31 डैश डैश। ये सभी संख्या वह है जो 2 ही, सभी संख्या का 2 ही गुणनखंड होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे। इसका भी अनंत है, ये भी अनंत है। तो लिखा वही गया है, ये अभाज्य संख्या होता है। चलिए मैं इसी मुद्दा पे थोड़ा सा एक टॉपिक बनाता हूं, और इतना ये 5 जो सम संख्याओं का जो मेल हम लोग देख रहे हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो क्या है कि जब प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक की है और 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या है, तो 0 कौन सा संख्या होगा? तो मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, 0 ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। 0 ना ऋणात्मक है और ना धनात्मक है, या
एक उदासीन है, शून्य उदासीन संख्या है। शून्य उदासीन संख्या है। ये ना ऋणात्मक है, ये न ऋणात्मक है न धनात्मक है। यह एक उदासीन संख्या है। तो शून्य एक उदासीन संख्या है, ये बात हम लोग समझेंगे। फिर आगे हम लोग बात करें कि भाई ये बताना है कि इसमें प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्या प्राकृत संख्या है। तो क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या हो सकता है, तो लिखेंगे जी हाँ, हाँ या ना में बोलना है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि बाबू आप पूर्ण संख्या में 0 पे रोक दीजिए तो बाकी जितना प्राकृत संख्या में नंबर है वो सभी देखिए यहां से पूर्ण संख्या में सभी नंबर है। इसलिए सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बोलेंगे जी हाँ, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या ये हो सकता है सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? तो बोला जाएगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बाबू यहां शून्य उदासीन संख्या, शून्य आ गया है पूर्ण संख्या में, जो प्राकृत संख्या में नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। चलिए फिर सवाल होगा, क्या सभी सम संख्या एक प्राकृत संख्या है? तो सभी सम संख्या एक प्राकृत संख्या है, ये होगा। तो क्या सभी प्राकृत संख्या सम संख्या है? तो जी नहीं, क्योंकि सम संख्या सिर्फ वही होता है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में विषम संख्या भी है। इसलिए सभी प्राकृत संख्या एक सम संख्या नहीं हो सकती। तो फिर वो सवाल होता है, तो क्या सभी विषम संख्या एक प्राकृत संख्या है? तो जी हाँ, सभी विषम संख्या एक प्राकृत संख्या है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या एक विषम संख्या है? तो जी नहीं, क्योंकि इसमें सम संख्या नहीं आता, विषम होता है 1 3 5 7 9 ये सब, जिसमें 2 4 6 नहीं होते। इसलिए ये सभी प्राकृत संख्या एक विषम संख्या यानी विषम संख्या नहीं हो सकता। चलिए फिर सवाल होंगे, क्या सभी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या एक प्राकृत संख्या है? तो जी हां, सभी अभाज्य संख्या एक प्राकृत संख्या है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या सभी अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या भी होगा? सभी अभाज्य संख्या एक पूर्ण संख्या होगा? तो जी, सभी अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या भी होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या होगा? नहीं।
सभी पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो मैं अब छोटा सा एक बात समझाना चाहूंगा आप सभी को। बहुत मजा आएगा इस सवाल को पढ़ने में, बहुत मजा आएगा इसको समझने में। ध्यानपूर्वक समझिए कि देखना है क्या हमें, कि अब देखना है कि बताइए कि जो मैंने प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिया, ये सब प्राकृत संख्या है। तो इसमें जीरो, तो बाबू मैं यहाँ पर बताया था कि पूर्ण संख्या में जो जीरो है ये एक उदासीन है, एक उदासीन संख्या है। ना वो ऋणात्मक होता है ना वो धनात्मक होता है। फिर सवाल आता है उसको बाद की सभी संख्या तो देख रहे हैं प्राकृत है, तो जीरो लगाकर बाकी सब लगा दिए प्राकृत वाला, तो ये पूर्ण बन गया। तो बोला जाएगा बाबू ये दो सम संख्या, दो सम संख्या। क्यों दो सम संख्या है? क्योंकि दो से पूरा पूरा विभाजित, इस दो में दो से भाग करेंगे तो दो एकम दो मर्तबे पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 4 में बाबू 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाता है। आप कोई भी सम संख्या में 2 से भाग देंगे बाबू, समझ गए मेरे प्यारे साथियों, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। 2 तिहाई 6, ये पूरा पूरा क्या होंगे, कट जा रहे हैं। जब ये पूरा पूरा कट जा रहे हैं तो ये सम संख्या। फिर सवाल है कि विषम संख्या, एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या। क्यों? क्योंकि एक बाबू याद रखेंगे, एक वैसी संख्या है जो 2 से भाग देने पे नहीं कटेगा। 1 में 2 से भाग दीजिएगा, भाग नहीं लगेगा। चलिए 3 में 2 से भाग दीजिएगा बाबू, तो 1 मर्तबे 2 शेषफल आ जा रहे हैं। अगर मैं 5 में 2 से भाग देता हूं, 2 दूनी 4, शेषफल आ जा रहा है। तो यानी यही बात कहा गया था कि विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग देने पर नहीं कटता है वो विषम संख्या होता है, उसमें शेषफल आ जाता है। तो देखिए भाग देकर देखा हमने, इसमें शेषफल आ रहा है, इसलिए विषम संख्या। तो बात होती है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या, तो यहां पे एक चीज देखना है कि ये देखेंगे कि क्या अभाज्य संख्या यहां क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 से शुरू होता, तब बोला जाएगा एक। क्यों? क्योंकि 2 अभाज्य संख्या जो है इस संख्या का 2 ही गुणनखंड होता है। आप गुणनखंड करके देखें, 2 का गुणनखंड करें, 2 एकम 2, 2 और 1 स्वयं और 1 से कटेगा। 3 को करके देखें, 3 एकम 3, 3 और 1 स्वयं और 1 से कटेगा। 5 को करके देखें, 5 और 1, 5 और 1 से ही कटेगा। 7 को करके देखिए बाबू, 7 और 1 से ही कटेगा। आप यहां 29 को करके देखें, 29 और 1 से ही कटेगा। यानी वही बात मैं बोला हूं कि वो स्वयं या 1 से कटे वो अभाज्य संख्या। तो बाबू यहां सवाल होंगे कि क्या अभाज्य संख्या बताना है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। फिर सवाल होंगे कि अभाज्य संख्या कितने हैं? तो इसका आंसर होंगे अनंत।
इसका आंसर होंगे अनंत। अभाज्य संख्या अनंत है। लेकिन एक बात होते हैं कि अभाज्य संख्या दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दो तरह के होते हैं। पहला सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। दूसरा विषम अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई एक बात बताना है कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो दो है। तो ये बताना है तो सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो सम अभाज्य संख्या एक है। सम अभाज्य संख्या कितने हैं, सम अभाज्य संख्या कितने हैं, अभाज्य संख्या कितने हैं, तो बोलेंगे हम यहां एक है। सम अभाज्य संख्या कितने हैं, एक है, जो सिर्फ दो है, जो दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। बाकी के बच्चे सब क्या है, बाकी के सभी विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। बाकी के सभी विषम अभाज्य संख्या है। बाबू सम अभाज्य संख्या कितने थे, एक, बाकी के सभी विषम अभाज्य संख्या है। तो विषम अभाज्य कितने हैं, विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, अनंत है। विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, अनंत है। ये सवाल होंगे क्या, तो यहां पर होंगे क्या कि अब मुझे यह पता चल गया कि अभाज्य संख्या में भी दो भाग हैं, एक सम अभाज्य है, बाकी सब विषम अभाज्य है। विषम अभाज्य कितने हैं, अनंत है, और सम अभाज्य एक है, जो सिर्फ दो सम अभाज्य है। और आगे फिर अब हम लोग चलते हैं, फिर बोला जाएगा कि एक क्या था, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो जी नहीं मेरे प्यारे साथियों, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ तो सिर्फ विषम संख्या है, एक सिर्फ विषम संख्या है। तो पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो एक है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो एक है। और पूछा जा सकता है कि विषम संख्या कितने हैं, तो अनंत है। विषम संख्या कितने हैं, तो अनंत है। तो यहां पूछा जाएगा कि ये बताना है फिर क्या, यहां पर सम भी देख रहे हैं, तो दो सम अभाज्य संख्या भी था और वो सम संख्या भी है। दो सम अभाज्य संख्या भी है और वो सम संख्या भी है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस विषय पे गहनता से देखता हूं, एक पॉइंट बना करके। आप लोग वीडियो में बने रहें। और जैसे मैं ये लिखता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे हम लोग यहाँ चलते हैं, इस विषय को समझते हैं। यहां से मुझे बहुत अच्छा समझ में, आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आएगा कि चलिए बताइए 0 कौन संख्या था, तो हम लोगों ने क्या बताया था, इसे हम लोग
न्यूट्रल नंबर भी बोलते हैं, जीरो को इंग्लिश में न्यूट्रल नंबर भी बोलते हैं। तो इसे उदासीन संख्या, जीरो को क्या बोलेंगे? उदासीन संख्या। जीरो क्या है? उदासीन संख्या है। फिर बोला जाएगा एक क्या है? एक क्या है? एक सिर्फ विषम संख्या, विषम संख्या। और प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। एक विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या भी है। तो इधर तो बाकी इसमें सब प्राकृत और पूर्ण संख्या है, जीरो के छोड़कर बाकी सब प्राकृत संख्या है और जीरो को लेकर ये बाकी सब पूर्ण संख्या है। तो हम लोग प्राकृत और पूर्ण को नहीं बल्कि इसमें टॉपिक बाय टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, हमने जीरो को उदासीन संख्या और एक को विषम संख्या लिया। एक सिर्फ विषम संख्या है, दूसरा कुछ नहीं है। दो क्या है बाबू? दो पहले तो सम संख्या है, फिर सम अभाज्य संख्या, फिर सबसे छोटी सम संख्या, फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, फिर दो अभाज्य संख्या। देखिए दो क्या क्या है? पहले तो ये सम संख्या है, फिर सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है दो, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और दो एक अभाज्य संख्या भी है। ये दो इतना है। फिर मैं तीन को बात करूंगा। तीन क्या है? तीन सबसे पहले तो ये विषम संख्या है, उसको बाद विषम संख्या के बाद अभाज्य संख्या है, तीन विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। फिर इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और समझ लेते हैं, छोटा सा, भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या क्या है मेरे प्यारे साथियों? कि भाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं? चलिए, जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो फिर हम लोग जानते हैं। भाज्य जो है दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती है। भाज्य क्या है? भाज्य वैसी संख्या जो दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होते हैं, वो भाज्य संख्या कहलाते हैं। वैसी संख्या जो दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे कौन कौन हो सकते हैं? बोला जाएगा एक बिल्कुल नहीं, दो बिल्कुल ही नहीं, तीन बिल्कुल ही नहीं, चार होंगे। पहला भाज्य संख्या चार है। चार के बाद बाबू छ, छ के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद बारह, बारह के बाद चौदह, चौदह के बाद पंद्रह, पंद्रह के बाद सोलह, सोलह के बाद अठारह, अठारह के बाद 20 डॉट डॉट इत्यादि अनंत।
माने कि कहा जा सके तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 अनंत तक ये भी जाता है, ये भी अनंत है। तो सवाल यहां होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अभी 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो यह समभाज्य संख्या भी है। 4 समभाज्य संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है और सम में भाज्य, तो समभाज्य तो है ही है, परंतु आगे इसमें पूछा जाएगा कि ये बताइए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। तो चलिए हम लोग अब इस मुद्दा को समझते हैं आगे कि अब 4 कौन संख्या, 4 के बारे में पूछा जाए, 4 क्या क्या है? तो मेरे भाई मेरे बंधुओं, 4 जो है सबसे पहले सम संख्या है, सम संख्या है। फिर उसको बाद 4 भाज्य संख्या है। चार सम संख्या भी है, 4 भाज्य संख्या भी है। ओ में सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 है। तो फिर आगे बढ़े तो ये सवाल आता है कि 5 क्या है? 5 क्या है? तो मेरे भाई प्यारे बंधु साथियों, 5 जो है, पहले 5 जो है विषम संख्या है। फिर उसको बाद अभाज्य संख्या है। 5 विषम संख्या है, फिर अभाज्य संख्या है। इसके बाद 6 की बात आती है। तो 6 क्या है? 6 जो है सम संख्या है और भाज्य संख्या है। 7 फिर आती है बारी 7 की। तो 7 विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। 8 की बात आता है तो 8 सम तो है ही है, सम संख्या है, उसको बाद यह भाज्य संख्या भी है। 9 की बात तो 9 विषम संख्या भी है, विषम संख्या, इसको बाद विषम संख्या भी है और विषम संख्या के बाद ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भी है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भी है।
तो हम इस तरह से हम इस सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं को समझ आप याद भी रख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अब बताइए ये क्लास आपको कितना अच्छा लगा। इससे आगे जो संख्या पद्धति में है वो मैं कल सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।